हर हर महादेव दोस्तों, नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टिकल भारत पर। लोग कहते हैं कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना एक सपना होता है, लेकिन वहां तक का सफ़र आसान नहीं होता। रास्ते लंबे होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कई बार सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर कदम पर थकान महसूस होती है, लेकिन फिर भी आप रुकना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इस सफ़र में आप खुद को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर एवरेस्ट बेस कैंप तक। Hi, I am currently at Sagar Matha National Park. Behind the scenes, cameraman. Cameraman की recording हो रही है. We are having this cappuccino. I was not expecting this kind of a artistry, if I have to say that. We have some friends here. एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं रामेछाप एयरपोर्ट पे। इस जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली से हम लोग एक फ़्लाइट लेके काठमांडू कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सेम डे निकल पड़ते हैं एक लॉन्ग रोड जर्नी पर, जो थी काठमांडू से रामेछाप की ओर। घुमावदार रोड, पहाड़ों के बीच से गुजरता रास्ता, थोड़ी थकान लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट। शाम तक हम रामेछाप पहुंच जाते हैं। थोड़ा रेस्ट, बिकॉज़ अगली सुबह बहुत अर्ली स्टार्ट है। सुबह सुबह अंधेरे में हम पहुंचे हैं एयरपोर्ट, तैयारी अपने लाइफ के सबसे एक्साइटिंग फ़्लाइट के लिए। यहीं से हम उड़ान भरेंगे लुकला की ओर, जहां से शुरू होगा असली ट्रैक। तो ये था हमारा डे 1, दिल्ली से काठमांडू और फिर रामेछाप तक का सफ़र। अब एडवेंचर सच में शुरू होने वाला है। रामेछाप से तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट लुकला के लिए छोटी डोमेस्टिक एयरलाइंस की फ़्लाइट चलती है। इसमें से समिट एयर, तारा एयर और सीता एयर जैसी फ़्लाइट्स हैं। ये फ़्लाइट्स छोटी ट्विन इंजन प्लेन जैसी डॉरिनर या ट्विन ऑटर से ऑपरेट होती है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स सुबह सुबह जल्दी 5 से 9 AM के बीच होती है, क्योंकि बाद में वेदर ख़राब हो सकता है। तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट की रनवे बहुत छोटी है, लगभग 500 से 600 मीटर, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। रनवे सीधी नहीं होती, ये अपहिल ढलान वाली, ताकि प्लेन जल्दी रुक सके। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पायलट के पास मैन्यूवर करने के लिए बहुत कम समय होता है। मौसम अचानक बदल जाता है, फॉग, क्लाउड्स, विंड्स, इसलिए फ़्लाइट अक्सर डिले या कैंसिल भी हो जाती है। लैंडिंग करते समय पायलट के पास गो अराउंड का ऑप्शन लगभग नहीं होता, एक ही बारी में सही लैंडिंग करनी होती है।
ऑनेस्टली ये एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक मेरे लिए एक ड्रीम ट्रैक था, और इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए स्पेशल थैंक्स टू कोलंबिया स्पोर्ट्सवेयर। उन्होंने ही इस जर्नी को स्पॉन्सर किया था। उनके गियर ने हर स्टेप पे सपोर्ट किया। अब हम पहुंच चुके हैं टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे एडवेंचरस एयरपोर्ट में से एक, और यहीं से होती है हमारा असली ट्रैक। लुकला से हम बढ़ते हैं फागडिग की ओर। ये ट्रैक लगभग 3 से 4 घंटे का होता है और डिस्टेंस करीब 7 से 8 किलोमीटर। तो फाइनली हम लुकला पहुंच गए। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने यही लंच किया और फिर अपना डे बैग प्रिपेयर किया फॉर द ट्रैक टू फागडिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप भी मेरी तरह ही एक ट्रैवल और माउंटेन लवर तो ज़रूर है।
अगर आप भी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि ये ट्रैक आपके लिए सही है या नहीं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दुनिया के सबसे आइकॉनिक ट्रैक में से एक है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैवल प्लान नहीं है, ये एक चैलेंज है आपकी बॉडी का, आपके माइंड का और आपके विल पावर का। अगर आप इस ट्रैक पे आने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी A to Z डिटेल्स जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए यहाँ पर आने से पहले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक की लोकेशन की। एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल के कुंभू रीजन में है और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये ट्रैक शुरू होता है काठमांडू से और फिर आपको आना पड़ता है लुकला, टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट। यहीं से आपका ट्रैक ऑफिशियली शुरू होता है। पूरा ट्रैक लगभग 12 से 14 दिन का होता है और टोटल डिस्टेंस करीब 130 किलोमीटर्स का है। हर दिन आपको 5 से 8 घंटे तक वॉक करना पड़ता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या ये ट्रैक डिफ़िकल्ट है। टेक्निकली ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि असली चैलेंज है ऑल्टीट्यूड, कम ऑक्सीजन और कॉन्टिन्यूस वॉकिंग। ट्रैक की मोस्टली ट्रेल्स वेल डिफाइंड और क्लियर है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक के सबसे इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट की, जो है ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। सी लेवल जहाँ पर ऑक्सीजन 100% होती है वही एवरेस्ट बेस कैंप में लगभग 50% तक रह जाती है। इसका मतलब आपका शरीर हर कदम पर ज़्यादा मेहनत करता है, इसी वजह से होता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। कॉमन सिम्टम्स ऑल्टीट्यूड सिकनेस के होते हैं हेडेक, नॉजिया, डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस या नींद ना आना। कई बार लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है अगर आपने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। और अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो ऊपर प्लीज़ मत जाओ, रेस्ट करो या फिर नीचे वापस आ जाओ। ऑल्टीट्यूड सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो आप उसे भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन लेवल को और गिराते हैं। लाइट और हेल्दी खाना ही खाइए, दाल भात, सूप, ये आपको ज़्यादा एनर्जी देंगे। अगर सिम्टम्स शुरू हो जाए तो हीरो बनने की कोशिश मत करो, रेस्ट लो और ज़रूरत पड़े तो नीचे उतर जाओ। कुछ लोग प्रिवेंशन के लिए डायमॉक्स लेते हैं, लेकिन इसे लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वैसे तो एवरेस्ट बेस कैंप जनरली ईयर अराउंड एक्सेसिबल होता है, बट इस ट्रैक को करने के लिए कुछ मंथ्स बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें से पीक सीज़न है मार्च टू मई, जो कि स्प्रिंग सीज़न है, और सितंबर टू नवंबर जो है ऑटम सीज़न। अगर आप स्प्रिंग सीज़न में जा रहे हैं तो ये सबसे पॉपुलर टाइम होता है इस ट्रैक के लिए। वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है, आसमान साफ़ होता है और आपको अमेजिंग माउंटेन व्यूज़ मिलते हैं। सबसे ख़ास बात, इस टाइम पर आपको रास्ते में रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, जो पूरे ट्रेल को कलरफुल बना देते हैं। लेकिन हाँ, इस सीज़न में क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑटम सीज़न सितंबर टू नवंबर ये दूसरा बेस्ट टाइम है। मॉनसून के बाद वेदर क्लियर हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है। माउंटेन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं और फोटोग्राफी के लिए ये परफेक्ट टाइम है।
टेम्परेचर भी मैनेजेबल होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा बारिश। जून टू अगस्त जो कि यूजुअली मॉनसून सीज़न रहता है, इस सीज़न में आप ट्रैकिंग अवॉइड ही करें बिकॉज़ ट्रैकिंग करना रिस्की हो सकता है बिकॉज़ ऑफ हैवी रेनफॉल, स्लिपरी ट्रेल्स और लैंडस्लाइड का खतरा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्लाउड्स की वजह से आपको व्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे। दिसंबर टू फरवरी जो कि विंटर सीज़न होता है, उसमें यूजुअली एक्सपीरियंस ट्रैकर ही जाते हैं और इस टाइम एक्सट्रीम कोल्ड होता है, टेम्परेचर -15 या उससे भी नीचे जा सकता है। कई टी हाउसेस बंद हो जाते हैं और स्नोफॉल की वजह से रास्ते भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो विंटर अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, डे 1 पर हमने ट्रैक स्टार्ट करा है लुकला से फागडिंग की तरफ। इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस 6 to 8 किलोमीटर्स का है, जो आप आराम से 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है और ये आपकी ट्रैक के लिए परफेक्ट वार्म अप भी है। सबसे अच्छी बात इस ट्रैक की ये है कि ये ट्रैक मोस्टली डाउनहिल या फिर फ्लैट है, मतलब आप आराम से इंजॉय कर सकते हो विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो तो एक साउंड आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई देती है और वो है दूधकोशी रिवर की सूदिंग आवाज़। लेफ़्ट साइड में फ्लोइंग रिवर, राइट साइड में ग्रीन फॉरेस्ट और ऊपर ब्लू स्काई, पूरी वाइब ही अलग है। इस ट्रैक का एक्साइटिंग पार्ट है सस्पेंशन ब्रिजेस। नदी के ऊपर लटकते हुए ये ब्रिजेस थोड़े स्केरी तो लगते हैं बट टोटली सेफ है। जब आप ब्रिज क्रॉस करते हो, नीचे फास्ट फ्लोइंग रिवर, ऊपर कलरफुल फ्लैग्स, ट्रस्ट मी ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है आपकी लाइफ का। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में आपको पूरे रास्ते में बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स और मनी स्टोन्स भी दिखाई देंगे। ये सब पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल एनर्जी का सिंबल होते हैं। रास्ते में छोटे छोटे शेरपा विलेजेस आते हैं जैसे चेपलोंग और घाट। यहाँ के लोग सिंपल और सुपर हम्बल होते हैं और यहाँ आपको याक्स और डंकीज़ भी मिल जाएंगे जो सप्लाई ले जा रहे होते हैं। जब भी याक पास करे हमेशा माउंटेन साइड की तरफ खड़े हो जाना, वैली साइड डेंजरस हो सकती है। अरे वीडियो बन थी। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे एंड अभी तक का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। मुझे शायद नेपाल से प्यार भी हो गया। मेरे साथ हमारे गाइड हैं, इनका नाम है सियार। सर आप कुछ बताइए इस ट्रैक के बारे में। ये ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक है। ये बहुत फेमस ट्रैक है वर्ल्ड वाइड में, नेपाल का ये एवरेस्ट बेस कैंप बहुत अच्छा ट्रैक है, अच्छा विलेज है, अच्छा माउंटेन है, सब कुछ है, अच्छा ऑल्टीट्यूड भी है और एडवेंचर भी है। आज हमारा फर्स्ट डे है तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं फर्स्ट डे? फागडिंग विलेज जाएंगे आज। क्लासिक फागडिंग विलेज है। फागडिंग विलेज अच्छा ही है, लुकला से थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे।
तो लगभग 4 से 5 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं फागडिंग। ये एक छोटा सा पीसफुल विलेज है जो रिवर के पास बसा हुआ है। ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 2610 मीटर्स। यहाँ आपको काफ़ी टी हाउसेस मिल जाएंगे स्टे के लिए। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, सबसे पहली जो चीज़ आपको फील होती है वो है शांति, सुकून और नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन। यहाँ की टी हाउसेस लकड़ी के छोटे छोटे घर जो बाहर से तो बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन अंदर से आपको एक वार्म और कोजी फील देते हैं। आज हमारा घर यही पहाड़ों के बीच। इस स्टे का सबसे बेस्ट पार्ट है डाइनिंग हॉल। बीच में एक बुखारी हीटर स्टोव होती है और सारे ट्रैकर्स यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते करते और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यहीं पर आपको एक फैमिली जैसा फील आता है। रात होते ही फागडिंग का नज़ारा बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर चमकते तारे और बस सुनाई देती है बहती हुई नदी की आवाज़। और ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ आप खुद से जुड़ते हो और महसूस करते हो कि असली सुकून क्या होता है। सो फागडिंग का ये स्टे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और डिसेंट था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ थी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और इवन हॉट शावर भी अवेलेबल थे। तो फागडिंग पहुंचकर हमारा वेलकम होता है गर्मा गर्म लेमन टी के साथ। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और अब बारी है आज के डिनर की। दाल भात सबसे ज़्यादा सेफ़ और बेस्ट ऑप्शन है और मोस्टली ट्रैकर्स दाल भात ही प्रेफर करते हैं। तो डिनर के बाद हमारे गाइड उन्होंने हमें अगले दिन के ट्रैक के बारे में ब्रीफ करा। उन्होंने बताया कि कल हम नामचे बाज़ार की ओर बढ़ेंगे जो इस पूरे ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट दिन होता है। और इसी के साथ फागडिंग में हमारा पहला दिन ख़त्म होता है। फागडिंग की इस शांत, ठंडी और सुकून भरी रात में हम अपने दिन को एंड करते हैं एक अच्छी नींद के साथ। हमने अपना ट्रैक नामचे बाज़ार के लिए शुरू कर दिया था। नामचे बाज़ार के लिए ट्रैक हमने स्टार्ट करा था सुबह के 8 बजे। और अगर मैं बताऊं नामचे बाज़ार के बारे में तो नामचे बाज़ार एवरेस्ट रीजन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है जिसे गेटवे टू एवरेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर जा रहे हैं तो नामचे बाज़ार आपका सबसे बड़ा स्टॉप ओवर होता है। आज का ट्रैक ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर का होने वाला था, लेकिन जितना दूर ये ट्रैक था उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसकी चढ़ाई है। इस ट्रैक को करने के लिए ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। शुरुआत है फागडिंग से जो कि है 2610 मीटर्स और नामचे बाज़ार है ऑलमोस्ट 3440 मीटर्स। तो ऑलमोस्ट 800 मीटर्स हमें ऊपर जाना था। मतलब ये एक छोटा दिन नहीं था और आसान तो बिल्कुल भी नहीं था।
सुबह जल्दी उठकर जब हम फागबिन से निकलते हैं तो ठंडी हवा और नदी की आवाज़ एक अलग ही शांति देते हैं। लेकिन अंदर से हमें पता था कि आज का दिन थोड़ा टफ होने वाला है। हमने ब्रेकफास्ट करके अपना बैग पैक करा और धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू करा। ब्रिज कहाँ है? वो ब्रिज नहीं आया, मुझे लगा ब्रिज आएगा। हाँ अच्छा, हमारा भी आएगा ब्रिज है? हाँ फागबिन आ गए हम। अच्छा तो हम ब्रिज आगे है, ब्रिज अच्छा। नामचे बाज़ार का ये ट्रैक तो बहुत ही लंबा था, इसलिए ये ट्रैक हमने काफ़ी आराम से और रुक रुक के करा था। इस ट्रैक में सबसे खास चीज़ है दूध कोशी नदी, जो पूरे ट्रैक में आपको साथ साथ बहती दिखती है। हमें इस ट्रैक में कई सस्पेंशन ब्रिज पार करने थे, कुछ छोटे और कुछ बहुत ऊंचे और हिलते हुए, जिसमें से सबसे फेमस है हिलरी सस्पेंशन ब्रिज। जब हम इसे ब्रिज पर चलते हैं, नीचे तेज बहती नदी, ऊपर उड़ते प्रेयर फ्लैग्स और हवा का तेज झोंका हर पल डर और एक्साइटमेंट दोनों देता है। ट्रैक में थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं मोंजो गांव। यहीं से शुरू होता है सागरमाथा नेशनल पार्क और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ हमें अपना परमिट चेक करवाना होता है। इसके बाद रास्ता और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। घने जंगल, पत्थरों के रास्ते और याक की घंटियों की आवाज़ आपको पूरे ट्रैक में सुनाई देती है। मोंजो के बाद आता है जॉर्सेल। ये नामचे से पहले आखिरी गांव है। यहाँ ज़्यादातर लोग लंच करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है आपका रियल टेस्ट। जॉर्सेल के बाद ट्रैक पूरी तरह बदल जाता है। पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और हर 10-15 कदम के बाद आपको रुकना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे की मेहनत के बाद हम पहुंच जाते हैं नामचे बाज़ार। तो वो सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो आपकी मेहनत का इनाम होता है। घोड़े के नाल के आकार में बसा एक छोटा सा शहर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इसी रीज़न से यहाँ पहुँचने के बाद आपकी बॉडी ऑल्टीट्यूड को महसूस करना शुरू कर देती है। नामचे में सारे ट्रैकर ऑलमोस्ट 2 दिन तक रुकते हैं, क्योंकि ट्रैक आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी था।
यहाँ का रूल है क्लाइंब हाई एंड स्लीप लो। आप दिन में ऊपर हाइक करते हो और रात को वापस नामचे में सोते हो। आज है हमारा डे 2 इन एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। नामचे में ओवरनाइट स्टे करने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक्लिमेटाइजेशन डे हाइक के लिए। तो आज के दिन हमारा आइटनरी था कि हमें एवरेस्ट व्यू होटल तक हाइक करना था, साथ में कुमजुम विलेज एक्सप्लोर और सागर माथा नेशनल पार्क व्यू पॉइंट तक जाना था। यहीं से आपको पहली बार माउंट एवरेस्ट की झलक देखने को मिल सकती है। Hi, I am currently at Sagar Matha National Park, and from here you can see the biggest mountain peaks in the world. Let me show you. This is Everest, Mount Everest, 8,850 meters. Is behind the Nupse and Lhotse. We looking the triangular mountain, yeah. So highest in the world. And right side Lhotse, fourth highest mountain in the world. And this nearly the Everest left side, like we see the fingertips. This is Nupse, Mount Nupse, very tactical mountain, 7,900 meters. Then we can see another mountain here, Tabuche and Kumbila, and this side also Phoktang, this side Phoktang, Kwangde Peak also, yeah. We see and around Hamserku and Kusum Kangro. And we see the beautiful mountain in the world this time, very busy October-November season to climbing Amatoblam, Mount Amatoblam, 6,812 meter highest mountain. This also, yeah, is very good weather today. As we see the very luckily mountain, yeah. Sometimes we can't see it from here mountain because due to the bad weather, cloudy, everything. Yeah, today you are also lucky, guys. You see the very good mountain. Yes. And I am also happy. We are very I lucky. think you also happy. Yes. Okay, see you. Thank you. You're welcome. एवरेस्ट व्यू होटल के बाद हम निकल पड़ते हैं सागर माथा नेशनल पार्क व्यू पॉइंट की ओर और यहाँ से पूरा नामचे बाज़ार और सराउंडिंग माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। शुरुआत में ये हाइक हम हाई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सांस फूलने लग जाती है। हर 10 मिनट में रुकना पड़ता है, लेकिन व्यूज़ देखकर मोटिवेशन वापस आ जाता है। इस हाइक पर आपको माउंट एवरेस्ट के साथ में आमादाबलम, लोत्से, नुप्से और ये सारी मैजेस्टिक पीक्स आपको सराउंड करते हैं। सागर माथा व्यू पॉइंट पर हिमालय की ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देखने के बाद अब टाइम था वापस लौटने का नामचे बाज़ार की तरफ। जब हम ऊपर से नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी थोड़ी टायर्ड तो होती है, लेकिन दिल फुली सेटिस्फाइड होता है। हर स्टेप के साथ ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स का व्यू, स्नो कवर्ड पीक्स, ठंडी हवा और ऐसी शांति जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिलती हो। नीचे उतरने में क्या मज़ा आता है यार। दो से 3 घंटे की हाइक के बाद हम वापस नामचे बाज़ार पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम इस छोटे से टाउन में एंटर करते हैं तो एक अजीब सा ही कंफर्ट फील होता है। अब ये जगह सिर्फ एक स्टॉप नहीं लगती, थोड़ी अपनी सी लगने लग जाती है।
नामचे में लंच और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं नामचे मार्केट में वॉक के लिए। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नामचे बाज़ार की फेमस मार्केट, एक ऐसी जगह जो सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए भी नोन है। जैसे ही आप नामचे बाज़ार की मार्केट एरिया में एंटर करते हो, एक लाइवली वाइब फील होती है। छोटी छोटी दुकानें, कलरफुल बोर्ड्स, ट्रैकिंग गियर और अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैकर। नामचे का मार्केट ट्रैकर्स के लिए एक हेवन है। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग गियर्स तो मिलते ही है, साथ में ये ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। ये सारी ही पेंटिंग्स हैंडमेड थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। नामचे बाज़ार का एक स्पेशल पार्ट है इसका कैफ़े कल्चर। यहाँ आपको फ्रेश कॉफ़ी, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, पास्ता बहुत ही इजीली मिल जाता है। और हाई ऑल्टीट्यूड पर इतनी वैरायटी मिलना, ये सब अपने आप में ही सरप्राइजिंग है। यहाँ आपको सोवेनियर्स और लोकल आइटम्स जैसे प्रेयर फ्लैग्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स, टिबेटन ज्वेलरीज और लोकल क्लोथ्स, ये सब कुछ ही मिलता है जो आपको हिमालयन कल्चर से कनेक्ट भी करता है। शाम के टाइम मार्केट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लाइट्स जल जाती है, ठंडी हवा चल रही होती है और कैफ़ेज़ में लोग चिल कर रहे होते हैं। आप बस वॉक करते हुए भी इस वाइब को एंजॉय कर सकते हो।